आप सभी को मेरा वॉइस आ रही है क्या? जल्दी से बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रेशो प्रपोर्शन भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पिछली क्लास में SI CI के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, वो आपने कंप्लीट कर लिए क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो, वो आपने कंप्लीट कर लिए क्या? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। और वही वाली फाइल है ये। और रेशो प्रपोर्शन आज शुरू कर देंगे हम लोग, है ना। टॉपिक भी हमने डाल दिया है। अ, हम कौन से क्वेश्चन पर थे यहाँ पर? कहां तक हमने करवा दिया था? कहां तक हमने करवा दिया था? कौन से नंबर के क्वेश्चन से ये करवाने हैं मुझे? आपने किए तो होंगे ट्राई, कितने क्वेश्चन बन गए ये भी बताएं। हम्म। है ना। कौन से नंबर के क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे? 309 से। चलिए, 308 तक हो गया, 309 से हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन है आपका, समय शुरू करता हूं। जो बच्चे नए भी आए हैं वो भी एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और जिन्होंने रिवीजन किया हुआ है वो करेंगे। ये खत्म करने के बाद रेशो प्रपोर्शन आज शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आज रेशो प्रपोर्शन का हम पूरा तैयार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कोई जो क्वेश्चन नहीं समझे वो सारे करवाए जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आइए, 8925 को दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% की दर से संयोजित हो तो किस्त की कीमत क्या होगी? हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अर्धवार्षिक वाली बात है तो रेट को हमने आधा कर दिया क्या? हाँ। आप 6-6 महीने में चुकाओगे तो दो आप किस्त दोगे, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप चुकाओगे। ओके, तो 4% का मतलब होता है 1/25। तो यहां कितना हो गया सर? 25 से 26 हो गया। अब 25 से 26 हो गया, और 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। 26 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 676। प्रत्येक किस्त की कीमत निकालनी है, अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा, ऋण ली गई राशि इतने रुपए है, उधार ली गई राशि। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 625 बराबर 8925 है। 25 से डिवाइड किया, 25 बढ़ गया, 25 एकम 25, 25 दिया 75। बचे कितने? 89 में से 75 चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे सर 142। 25 पंजे 125, तो 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, और 25 सत्ते 175। तो ये अपने सामने आ गया। अब 25 से और काटता हूं, कट जाए तो कट नहीं रहा वैसे, है ना। हम्म। तो यहां पर अपने सामने ये कहानी तो आ ही गई है, खैर ठीक है, कि 2 वर्षों में चुकाया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से चुकाया जाता है। कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कैलकुलेशन तो ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो ओके है। हाँ, कंपाउंडेड ही है यार, होने को तो। हम्म, अ, इतने रुपए का ब्याज है 8925 का। मेरे अकॉर्डिंग तो ओके है, और सोचते हैं कुछ ना कुछ। हम्म, बताओ। 625, 676।
अरे भाई बताओ, यही है ना, 625 और 676 होगा भाई। किस्त वाला कॉन्सेप्ट है, हमारी दिमाग से निकल गया, बताओ करते करते। वही हम कहे भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो ये हो गया 650 और 625, 650 और 625 कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। अजीब बात है ना, लेकिन बढ़िया मजा आता है ऐसे कि बताओ कितनी सिली मिस्टेक हो गई। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और एक 15 और 1352। अभी ठीक है क्योंकि ये तो किस्त वाला है भाई। तो यहां पे हम देखेंगे ये आ गया 8925। अच्छा ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कट जाएगा 8925। अब तो कटना ही है, खैर अब आराम से काटिए। 25 पंजे 125 और 25 एकम 25, है ना। 25 एकम 25 थी 75, और 25 थी 75, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। तो ये 7 बार चला गया। अगर ये 7 बार चला गया तो आपकी किस्त की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 676 × 7। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है दोस्तों। 7 6 42, 7 7 49 और 4 53 और 7 6 42 और 5 4732 रुपए आपका आंसर आ गया। 4732 रुपए डी ऑप्शन। तो कैसा लगा, इजी है, आराम से कर सकते हो, जो सिखाया वो कर रहे हो ना, वो जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो फिर से आ गया। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ब्याज की दर 10% है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रत्येक किस्त इतने की है, तो कुल ब्याज बताइए। आप में से किसी बच्चे ने ट्राई किया? जो भी आपको मैं पढ़ाता हूं आप उसे घर पे रिवीजन करते हैं, और सर नया हूं पीडीएफ कैसे प्रिंट कैसे निकालें, तो वो तो यहाँ इस कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा कि प्रिंट कैसे निकालें, पीडीएफ दे दी जाएगी, वो आपको फोटोकॉपी वाला बताएगा, है ना। चलिए, तो एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ब्याज की दर जो है वो की 10% है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त की कीमत वो है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैंने क्या कहूंगा कि कोई भी अर्धवार्षिक का चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो 10 से 11 हो गया, ये भी 10 से 11 हो जाएगा या क्या, नहीं 100 से 121 हो जाएगा। अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो 11 से हमने किया ऊपर नीचे गुणा। अब आप यहां देखेंगे सर ये 210 बन रहा है और ये 242 बन रहा है, और प्रत्येक किस्त की कीमत 121 रेशो बराबर 6897 है। 11 से काटा 11 बार, 11 से काटा 11 छिंग 66, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 पंजे 55 और 11 7 77। तो यहां से जो निकल कर आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 32 रेशो आ रहा है, और 32 इंटू 57 की अगर बात करोगे आप, तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 इकाई अंक वाला उत्तर होगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 32 इंटू 57 अगर आप करते हो तो जरा देखिएगा कि 7 दूनी 14, 21 और 10 31 और 15, तो 4 ये हो गया, 32 ये हो गया, 1824 ये हो गया। तो जिसका भी आंसर 181824 आ रहा है वो ठीक है। ब्याज ही ब्याज निकालना था तो केवल ब्याज ही ब्याज से मतलब रखा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न एक बार आप करके बताओगे मुझे? चलो एक बार आप करके बताओ अगले प्रश्न को। करो। एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यह धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? अब यहां पर कोई किस्त का हिसाब है क्या, बताइए खुद। सर आंसर 3 निकला, पर कैसे निकला ये नहीं पता। अरे तुम्हारा आंसर निकल गया है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, 310 कर दिया हमने ना, वो करवाया अभी। प्रवीण कह रहा है सर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उतारने का भी टाइम दो। उतारने का टाइम के लिए प्रवीण आप घर पे पूरे दिन बैठे रहते हो भाई,
ये लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर का मतलब ये होता है कि अगर हम उतारने का भी समय देंगे तो शायद मैं पढ़ाऊंगा आपको 15 मिनट ही क्लास में, तो उस 15 मिनट पढ़ने थोड़ी ना आए हो आप 1.5 घंटे की क्लास में भाई। आप बताओ बात, मैं कहूं यार सॉल्व उतार लो पूरा, तो कम से कम उतारने में 3 से 4 मिनट पर क्वेश्चन लगेंगे। और अगर मान लीजिए मैं 15 क्वेश्चन भी कराता हूं तो 1 घंटा तो आप उतारने उतारने में ले लेंगे, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? सर रेलवे पुलिस बैच के लिए डाउट ग्रुप बनवा दो, मनीष कह रहा है। डाउट ग्रुप से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बातें करोगे आप, ये ध्यान रखना। चलिए आइए, अब देखिएगा, एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है ना, तो राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो यहां पता है लॉजिक्स पर बात होती है, यहां डायरेक्ट अजम्पशन मेथड लगता है, उस अजम्पशन मेथड से ही ये प्रश्न होता है। सर अजम्पशन मेथड कैसे लगेगा बताइए जरा। अब आपको पता है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 26% का अगर आप 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हो तो आपका ब्याज कितना आ गया? तो आप ये जब नोटिस कर रहे हो कि भैया 26 दूनी 52 और 26 का स्क्वायर होता है 676, तो यहां हम ये कह सकते हैं 58.76 हो गया। और फिर आप 26 लगा लोगे तो भी आपको पता है कि आपसे पूछा गया है कि ब्याज चक्रवृद्धि होता है कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा, लगभग में। दुगना मतलब आप समझते हो ना कि आपका प्रिंसिपल पी है, आपका अमाउंट 2p हो जाएगा, और आपके ब्याज जो होगा वो आपका p हो जाएगा। यानी कि यूं कह दूं मैं कि जो आपने पैसा लगाया है प्रिंसिपल के इक्वल इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोल सकते हो तो बोल दो यार भाई। अगर आप किसी भी धन को दुगना कर रहे हो तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि प्रिंसिपल के इक्वल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर अभी तक जब 2 साल तक मैंने माना तो मेरा 58% ही आया, तो प्रिंसिपल के इक्वल इंटरेस्ट होने का मतलब लमसम 100% के लगभग 100% के लगभग आपका ब्याज होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो तीसरे साल के लिए जब मैंने अप्लाई किया ना, तो मैंने देखा कि तीसरे साल के लिए भी एक बार लगाकर देखता हूं, या तो यहीं आसपास आंसर आ जाएगा, अदरवाइज चौथे साल में मुझे मूव करना पड़ेगा। तो मैंने जब इनको जोड़कर देखा तो मेरे को एक आशा की किरण नजर आई, जो कि आपको मैं भी दिखाता हूं। देखिए, तो मैंने देखा 7 6 8 और 6 14, और ये हो गया सर 84.76। अब यहां से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिससे कि समय की बचत हो सके थोड़ी सी, अदरवाइज पेपर में आप 26 का पाड़ा बोलेंगे। तो मैंने यहां देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15.22 आ रहा है, 15.27 के करीब आ रहा है। यह दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लमसम अगर आप बात करते हैं तो 7 और 6 13, और 8 और 2 10, और ये हो गया 100 पूरम पट्टम। तो लमसम 100% आ गया ना। ये कब आया? जब आपने समय 3 साल कंसीडर किया, वो भी अपनी मर्जी के अजम्पशन से। कैसा लगा? तो ये तरीका है। आप मेरी बात को अगर समझ गए हो और मेरी बातों से अगर एग्री करते हो तो बताइए। सर नहीं आ रहा है तो दुगना बोला है। ममता इतना ही समझा सकते हैं हम एक बच्चे को, इतना ही समझा सकते हैं, ज्यादा नहीं समझा सकते। ओ तो दुगना बोला है, ओ तो दुगना बोला है, और तुम्हें यह बता दिया कि ओ तो दुगना बोला है, तो ओ तो ब्याज पी आ गया ना। ये कितनी बार बता चुके हैं। तो साधारण ब्याज का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो ब्याज उतना ही आ गया आपके पास जितना पैसा लगाया आपका। यही बोल रहे हैं। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ब्याज आपका 100% होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा भी तो 100% ही लगा पड़ा है। समझने की कोशिश करेंगे तो ओ तो आ जाएगा, लेकिन ओ आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कि हम ये बोल रहे हैं कि हर चीज लिख दी कि भाई प्रिंसिपल के इक्वल ब्याज होगा, यानी कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है तो ब्याज भी 100% होगा। और क्या? राजू कह रहा है सर फिर से एक बोलिए। एक, ये फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट हो गया खत्म।
और रटना नहीं है, लॉजिक्स के ऊपर बात हो रही है ना, ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न अलग टाइप का है, जरा ट्राई करिए। 3 गुना बोले तो आपको 200% ब्याज कलेक्ट करना है, कॉमन सेंस है। लेकिन यहां वो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहां पर ब्याज साधारण ब्याज की तरह नहीं लिया जा रहा ना, यहां तो चक्रवृद्धि है। ₹5760 की एक राशि को एक निश्चित दर प्रतिशत पर 4 वर्षों में इतने रुपए, 12 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो दोनों मामलों में ब्याज चक्र वार्षिक रूप से संयोजित है, तो क्या होगा सर? तो अब यहां पर दिमाग लगाना है। कैसे? तो भाई इतने रुपए की राशि है, 4 वर्ष में इतना हो रही है, तो ये हो गया पहला 4 का इंटरवल। अगले 4 का इंटरवल में क्या होगा और अगले 4 के इंटरवल में क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो नियम तो चलेंगे। तो आपको पता है यहां एक कॉमन फैक्टर काम करेगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा? 7200 को डिवाइड कर दिया मैंने 5760 से, 24 से काटा 24 बार, 24 से काटा मैंने 30 बार, तो 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, 5/4। तो जैसे ही हमने 5/4 से गुणा किया तो ये कितना आ गया? 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 1800 इंटू 5 9000 आ गया। और 9000 का फिर से 5/4 किया, 2250 इंटू 5, 0 पचम 25, 22 पंजे 110 और 2 112, 11250। तो कोई तकल्लुफ तो नहीं है, बताओ। तो एक अपना कॉमन फैक्टर निकला 5/4, उससे हम आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट, ₹3364 की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और 3 साल और 5 साल के बाद उनकी राशि प्राप्त राशि समान है। मतलब आप ये समझ जाइए कि जो उनका अमाउंट है ना, वो इक्वल है। अमाउंट जो है वो इक्वल है 3 साल और 5 साल का। तो अगर हम बात करना चाहते हैं तो पहले वाले व्यक्ति के लिए 5% की रेट है, तो यानी कि 21/20 का 3 साल का जो अमाउंट है, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए 21/20 के 5 साल का जो अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए नियम अनुसार, जैसा कि बोल रहा है प्रश्न। तो पहले और दूसरे हिस्से के अमाउंट का रेशो जो हो जाएगा वो 441 और 400 हो जाएगा, और इनका जो योग आ रहा है वो 841 आ रहा है राशि का, जो कि 3364 के बराबर है। जानकर अच्छा लगेगा कि 1:4 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 41 रेशो को 4 से गुणा करेंगे तो 164 आपका अंतर आएगा, 164। अभी किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अब ऐसे प्रश्न बनाने हैं। मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो परफेक्टली फाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स सीखकर आप पूरे SICI की, जो कि 22वां लेक्चर आज चल रहा है, ये तो पिछले वाली क्लास की PDF है जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, आज 22वां लेक्चर चल रहा है और तरीके से हमने खत्म किया है और हम कर रहे हैं, है ना? आइए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, जवाब देना आप एक बार। एक योजना में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है। पहले 2 वर्षों के दौरान योजना ने 80% और 60% की दर से वृद्धि प्रदान की, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट हो गई। तो 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज दर क्या है? आराम से करो। आपको अब ये नए टाइप हैं सारे, मतलब ऐसे प्रश्न जो नए आपको दिखेंगे पेपर में, और आपको ये पहचानने की करने कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 3 वर्षों की बात की गई है, वार्षिक रूप से कंपाउंडेड है, और 2 वर्षों के दौरान इतनी की वृद्धि होती है, तीसरे वर्ष के दौरान इतनी की कमी होती है। तो आप शुरू हो जाएंगे। मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, मैं परसेंटेज के थ्रू भी कर सकता हूं, क्योंकि अच्छी परसेंटेज यहां लगी हुई है, मेरे को कोई खासा प्रॉब्लम नहीं है। तो 140 और 48, यहां हो गया 188, 188 हो गया। अब 40% की गिरावट नजर आ रही है। 40 माइनस 188 इंटू 40/100, तो 148 माइनस का 4×8 = 32, 18 4×8 = 3, 18 चौके 72 और 3 75। तो जैसा ही आप यहां देखोगे तो कुल कितना निकल कर आ जाएगा, कुल ब्याज की दर, क्योंकि 40% की गिरावट दिख रही है। एक 188 अपना वो है ना, सही है। तो 72.8 आ गया, 72.8%, और ये पॉजिटिव में आया। तो 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज की दर 72.8% है। 3 वर्षों के लिए कुल ब्याज की दर, आंसर ये आएगा भाई, 72.8 आएगा आंसर। आप में से जिनका भी आ रहा है, मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि सही है। लेकिन लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये एक तरीके से क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। लेकिन ये रेट कब होती है, आपको पता होगा, समय 3 साल होता है और दर 20% हो, उसी की तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होती है। वैसे देखा जाए तो आपको लिखा हुआ है नोट्स में। अरे बताओ यार। हाँ, अरे गिरावट हो रही है भाई पुनीत, वो प्रश्न पढ़ लिया कर, फिर कहेगा सर समझ में नहीं आता है, आप पता नहीं क्या करते हो। तो ये दिख तो रहा है गिरावट हो रही है, अब उसको भी माइनस ना लिखेगा क्या मेरे भाई? तो 3 वर्षों में कुल ब्याज की जो दर है वो ये निकालनी है। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो कलेक्टिव अगर 3 ईयर का पूछा है ना, तो आंसर 72.8 होगा। लेकिन एक्चुअल में जो आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, आप बताइए कि कलेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली अगर हम मानते हैं, तो आप 20% इसका आंसर दे सकते हैं। मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार बता दो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में, हाँ क्या पता ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या पता उन्होंने वही माना हो कि 3 साल का अगर हम कलेक्टिवली मानते हैं तो वह ऐसे निकलेगा। 3 साल का हम कलेक्टिवली मानते हैं तो वो ऐसे निकलेगा। चलिए सर, रेशो सक्सेसिव से हो जाएगा क्या? हाँ लग जाएगा ना, लग जाएगा, लो लगा देते हैं। सक्सेसिव रेशो लगा लो भाई। 40%, 80% की वृद्धि हो गया 9/5, और 60% की वृद्धि हो गया कितना, 8/5, और 40% की गिरावट हो गई यानी कि कितना, 3/5। तो यहां से देख लो, 9×8 = 72 इंटू 3 126, सॉरी 72 इंटू 3 216 है।
अपॉन 125 इंटू 100 करके देख लो। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। आई थिंक मेरे हिसाब से 8 छिंग 48 72.8 ही आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना रेशो से। तो ईच का 20% होगा। अगला करेंगे, देखो वही तरह का कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी किए हुए हैं। दिमाग लगाया करो, है ना, हर प्रश्न अच्छा है और यही बताया गया है आपको। एक महिला ने एक निजी कंपनी फंड में अपने 13 वर्षीय और 15 वर्षीय पुत्र और पुत्रियों के नाम पर कुल इतने रुपए की राशि निवेश की, और ताकि उन्हें 18 वर्ष की आयु में समान राशि मिले। यदि कंपनी 20% वार्षिक दर से ब्याज ले देती है तो उसके पुत्र के नाम कितनी राशि जमा की जानी चाहिए। देखिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि भाई पहले वाला व्यक्ति जो है उसकी रेट कितनी है, 20% है, यानी कि 6/5 हो गया, और 5 साल के लिए बराबर राशि मिले, समान राशि मिले। प्रश्न को पढ़ के ही कर सकते हो आप। तो ये हो गया 6/5 3 साल के लिए। तो आपका जो रेशो आ रहा है वो पहला और दूसरे व्यक्ति का वो 25/36 हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ स्क्वायर आ रहा है तो इधर जाएगा तो 25/36 हो जाएगा। तो यहां से जो कहानी बन रही है, यहां से बन रही है भाई साहब 61 रेशो बराबर 10 25 000। ठीक है भाई। बोला गया उसके पुत्र के नाम क्या है, पुत्र और पुत्री। पुत्र के नाम 25 रेशो है। अब ये सब अप्रोक्सीमेट में जाएगा भाई, क्योंकि एक रेशो बराबर अगर 10 52 5000 बटे 61 इंटू 25 कर दिया तो जरा देखिएगा जरा। तो अगर मैं बोल दूं इसको 60 मान लो 60 है, तो 55 25 12 पंजे 60। ठीक है, ठीक है। 12 8 96, 96 और कितना आएगा 9, 12 7 84, 84 और 8, 12 7 84। लमसम देख रहा हूं भाई, मैं एग्जैक्टली नहीं जा रहा हूं। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 8 पंजे 40 और 3 43। तो मुझे भी पता है कि ये 43 नहीं होगा, ये 42 के आसपास होगा। सी आंसर आ रहा है तो हम ठीक है सर। 10 25 आओ यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। 61 इज इक्वल टू 10 25 000। एक रेशो इज इक्वल टू 10 25 000 बटे 61। एंड व्हाट अबाउट डिफरेंस, डिफरेंस नहीं चाहिए, पुत्र वाला 25 वाला। तो 25 अगर मैं इसको 60 मान रहा हूं तो वही 55 25 और 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 96 और 6, 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 12 एकम 12, 8, 12 छिंग 72, ऐसे कुछ लमसम आ रहा है। तो 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौके 20, 55 25 और 2 27, 8 पंजे 40 और 2 42।
तो यार ये तो एग्जैक्ट ही आ गया, यही आंसर आएगा सी के आसपास। सर एसएससी जीडी का बुक कब आएगा? अभी जो नेक्स्ट बुक बन रहा है, जो मैं बना रहा हूँ, अभी बैठ के बनाता हूँ, जैसे बीच में टाइम मिलता है, अभी मैं यूपी पुलिस पे काम कर रहा हूँ, फिर एसएससी जीडी पे काम होगा, है ना। तो वो आ जाएगी तो बता दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो मेरी दो बुक चल रही हैं, वो एक ये चल रही है रेलवे के लिए, रेलवे मैथ्स बुक बाय साहिल सर, और ये पैनेशिया ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है, और एक जीके वाली बुक है, वो मैम की बुक है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसको भी आप ट्राई करिए फटाफट। आज मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया यार, बहुत दिक्कत आई मेरे को आज। सर ये अर्थमेटिक कब तक कंप्लीट हो जाएगा? भाई आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। टेंशन किस चीज की, मेरे को ये बताओ आप। भाई आपको ये बताओ, ये टेंशन है कि हम पढ़ रहे हैं, आपको ये टेंशन है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको ये टेंशन है कि हम स्लो पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन किस चीज की है मुझे बताइए। क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप अगर टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं तो भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप आराम आराम से पढ़ रहे हैं तो भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो टेंशन है किस चीज की? भाई आप जितना चीनी डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। तो हम तो बढ़िया चीनी डाल रहे हैं मीठा बढ़िया करने के लिए, आप ये कहते हो कि नहीं सर मेरे को तो ठीक ठाक चल जाएगा, तो ठीक ठाक भी आपको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? तो आप खुद सोचिए पहले आप चाहते क्या हैं। यदि आप पैसे सोच कर आए हैं तो पैसे के हिसाब से तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात सही है, जितना पैसा आपसे लिया उस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ चलिए, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया है, ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में इतनी है, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी करके चुका दी गई है। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, 8% होता है तो 8/100, 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 25 बार। तो कहानी जरा समझिएगा, 25 से 27 हो रहा है, लास्ट में ही जा रहा हूं, अंत में कितना चुकाया, 27 रेशो बराबर 62,640। तो हम यहां कहते हैं 27 से काट दिया, 27 दूनी 54, 8, 27 दिया 81, 5 और 27 दूनी 54, 23/20 इंटू 100/4, क्योंकि 25 से गुणा करेंगे तो 100/4 हो गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, ये हो गया 58,000 रुपए करीब, है ना। तो 58,000 यहां है, तो फिर से आपने 25 से 24 करने 25 से 27 करने के लिए बीच में 50,000 रुपए और दिए, क्या मैं इसको कह दूं 1,08,000 रुपए हो गए। तो 25 से काट दिया आपने 4,000 बार, तो इनिशियली आपसे कितनी राशि थी यही तो पूछा गया है, तो 25 चौके 100, 1,00,000 रुपए थे। तो कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को, ये करने के लिए ही सिखाए गए हैं आपको, और आप कर रहे हो। हाँ चलिए, अजय एक लड़का है सर एडवांस की क्लास और लगा दो, तो अजय फिर अभी हाथ के हाथ फिर 599 रुपए और खर्च करोगे क्या आप, ये बताओ बताओ बता दो, मैं बना लेता हूं कोर्स, अगर आप कर सकते हो तो अजय। हाथ के हाथ ही अगर नया एडवांस मैथ का ही अलग से बनाना है तो वो मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, लेकिन लेकिन ये बैच तो एक ही टाइम दिया जाएगा ना इसको, तो फिर दो दो टाइम कैसे देगा टीचर, ये बताओ। आप अगर पर्टिकुलर टॉपिक भी बनना चाहते हैं तो भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बोलो तो सही।
चलिए 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो भाइयों में इतने रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 साल की उम्र पर बराबर मिल जाएगा। तो काम वही है कि आपको लग टफ रहा होगा, लेकिन पहले भाई को 13 साल के बाद मिलेगा, 5% की रेट है तो 21/20, 13 साल के बाद, 13 साल यानी समझ रहे हो ना, 27 से 40 होने में। और दूसरे वाले भाई को 21/20 कितने साल के बाद, 15 साल के बाद 40 होने में। तो पहले और दूसरे का जो रेशो आ जाएगा वो पावर 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया सर 441 और 400, 841 बराबर 1682, एक रेशो बराबर 20। तो बड़े भाई का हिस्सा क्या है जो 27 वर्ष का था, उसका हिस्सा ये रहा 8820। कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, आराम से पढ़ो। अगला करें। चलिए, एक व्यक्ति ने अपने दो दोस्तों ए और बी को इतने रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 4 वर्ष व 6 वर्ष के लिए उधार लिया और अंत में दोनों को समान राशि लौटा दी। अब टोटल इतना रुपया है, 10% की रेट है, तो क्या मैं कह सकता हूं ए का 11/10 का जो अमाउंट आ रहा है वो 4 साल का, और बी का 11/10 का जो अमाउंट आ रहा है वो 6 साल का, वो बराबर है। तो ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो 121/100 आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से कि जो 221 है वह बराबर हो गया 110/50 के। तो एक रेशो बराबर यहां कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ए और बी को कितना मिलेगा, इसको 50 से गुणा करेंगे तो ये निकल कर आ गया कितना, 6050, और इसको 50 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 5000। किसी को कोई तकलीफ, बना पा रहे हो हर क्वेश्चन, सीआई एसआई में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, हर तरह की चीजें कवर करोगे आप, ये ध्यान रखना।
एक व्यक्ति अपने दो दोस्त ए और बी को इतने रुपए 5% की दर से 3 वर्ष और 4 साल के लिए उधार देते हो और समान राशि प्राप्त करते हो। तो 3 साल के लिए उधार देते हो 21/20 और बी कितना हो रहा है 21/20 4 साल के लिए उधार देते हो। तो ए और बी का जो रेशो आ रहा है वो 21/20 आ रहा है, जहां पर 41 रेशो बराबर कितना आ रहा है 10,250। आई थिंक यहां पर एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 25 या 250। तो ए और बी बराबर कितना हो जाएगा 5,000, तो ये हो गया और 5250 एक हो गया, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे कि दो व्यक्तियां ए और बी इस तरह से हैं, करिए इस क्वेश्चन को। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप खुद बना रहे हो तो वो अलग कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं आपको समय भी दे रहा हूं, वरना मैं ये कहता भाई चलो घर पे कर लाना, नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे भाई, मजाक है क्या? तो जिन्होंने आज ही लिया है तो टेंशन मत लो भैया, पढ़ाई करो, सब बढ़िया होगा, शुरू से पढ़ाई करो। दो व्यक्ति ए और बी है, 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 975 रुपए की राशि खर्च करने के लिए दी गई है। अब 3 साल और 4 साल की धनराशि दी जाती है, तो उसके बाद समान राशि शेष रहती है, मतलब है ना, समान राशि शेष रहती है दोनों के पास में, है ना। तो ए को 3 वर्ष का, भाई सेम है यार कॉन्सेप्ट, और बी को 4 वर्ष का आई थिंक। हाँ, ए और बी का कितना आ रहा है 21/20, तो 41 रेशो बराबर 975, 41 दूनी 82, अब 155 तो बैठेगा नहीं, है ना। और बताओ, 950 खर्च करने के लिए दी गई है, तो 3 साल और 4 साल के बाद धनराशि 3 साल 4 साल के लिए दी जाती है, अंत में उनके पास समान राशि शेष रहती है, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो बराबर है खर्च करने की दर के हिसाब से, है ना। तो रुपए कितने थे, 41 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, आपका भी नहीं कट रहा था, नहीं कट रहा था भाई, किसी का नहीं कट रहा। तो आंसर कैसे आया फिर? कोई कम्युनिटी दिक्कत तो नहीं है इसमें? जैसे हम्म हम्म, 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 ये हो सकता है। कंसेप्ट बढ़िया है इसका, स्टार बना लो भैया और इसको क्वेश्चन को सल्यूट करो। कैसे, देखिए आप पता है यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ खर्च में लगा रहे हो और शेष धनराशि आप निकालना चाह रहे हो। तो आपको पता है ना कि अगर आप 5% की रेट लगाओगे तो आप खर्च 21/20 के हिसाब से नहीं करोगे, आप ये देखोगे बची हुई राशि कितनी है। तो अगर मैं कहता हूं एक खर्च कर रहे हो 20 में से, तो बची हुई राशि 19 होगी। कैसा लगा, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? और अगर अच्छा लगा हो, मेरा तो वाकई में दिल खुश हो गया जब ये सोच हमारे दिमाग में आ जाती है कि सर 19/20 क्यों आया, क्योंकि यहां शेष राशि पर लगा हुआ है और शेष की वजह से ऐसा होगा। तो यहां 39 रेशो की वैल्यू बराबर करोगे आप 975 के,
39 दूनी 78 और 975 में 97 में से 78 चले जाएंगे तो 17 में से 8 गया तो कितना 9 19 195। ठीक है, और 5 बार ही जाएगा। 5 1 बराबर 25 हो गया। तो कितनी कितनी धनराशि हो गई 25 दूनी 50 500 रुपए तो ये हो गए और 19 से करेंगे 475। कैसा लगा बताओ, है ना गजब का, है ना गजब की चीज भाई। मजा आया नहीं आया बताइए। एक बच्चे ने कल कमेंट कर रहा था, मतलब कहीं कमेंट किया उसने मेरे नाम, मतलब मेरे नीचे, फेक टीचर, इतनी बार बोला है डाउट ग्रुप बना दो, डाउट ग्रुप ही नहीं बनाता है, ऐसे टीचर से पढ़ना बेकार है। अब ये कोई बात नहीं हुई, मैंने कहा यार ये कोई बात हुई क्या, बताओ आप। टीचर तो पढ़ाने के लिए जाना जाता है, ग्रुप बनाने के लिए थोड़ी जाना जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं बताओ, उनको यही नहीं पता कि क्या टीचर अच्छा है क्या बेकार है। अब आदमी कुछ पढ़ ले कमेंट तो सोचे यार ये तो वास्तव में टीचर खराब है यार, बहुत खराब है तो टीचर यार। अब जबकि पढ़ाते तो हम बहुत ही अच्छे हैं। कंबाइंड बैच अच्छा चल रहा है, आप ज्वाइन करिए उसको, है ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं बताओ। अरे गधा तो है ही वो सोनाली, लेकिन बात वो नहीं है ना, बात ये नहीं है, उनको समझ ही नहीं है क्या टीचर किस लिए जाना जा रहा है, टीचर कहां मेहनत कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि बस वो, अगर वो ग्रुप नहीं बना रहा ना कोई, अगर वो फालतू की बातें नहीं कर रहा, वो खामोखा पसीने में नहीं भीग रहा, तो वो टीचर ही नहीं है। ऐसा है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है ऐसे बच्चों को देखता हूं तो ऐसा लगता है यार क्या कर रहा हूं मैं इनके लिए, क्यों पढ़ा रहे हैं हम ऐसे बच्चों को। हाँ, फिर इनको क्या करना होता है कि डाउट ग्रुप बन जाता है, फिर इनको फिर मिलता है अच्छा तेरे को 50 रुपए मिलेंगे तो दूसरे की लिंक शेयर कर देना उसमें। ऐसे ऐसे करते हैं लोग। तो ये वही होते हैं, पहले तो उकसाते हैं और ये अनशन बोलते हैं टीचरों को, अनशन। ये बच्चे ऐसे ही हैं और हमें तो पता है ना, हमने 50 बना रखे हैं, लेकिन कितना यूज होता है उनका। चलिए आगे चलते हैं। अब अपना हेडिंग डाल लीजिए और आज की शुरुआत कर लीजिए। रेशियो प्रपोर्शन का शुभारंभ करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, आपको इसकी A4 साइज की पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी। रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करवाता हूं। टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। रेशियो प्रपोर्शन, ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ये रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए आइए जान लिया एक दूसरे को। देखिए रेशो का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज को अगर आप रेशो में लिख रहे हो तो रेशो का कोई मतलब होता है ये दो बिंदी होती हैं, इसी को ही हम रेशो बोलते हैं। बेसिकली रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अब सर आप ये कहो सर डिवाइड का मतलब, डिवाइड अगर होता है तो फिर ये आया क्यों, ऐसा क्यों हो गया। तो अगर हम ये बात करें कि जैसे मान लो a अनुपात b लिख दिया, तो क्या इसको आप a लिख सकते हो a बटे b। हाँ, लेकिन सर कल को मान लो a अनुपात b अनुपात c आ गया, यानी कि दो क्वांटिटी को तो आप डिवीजन में लिख सकते हो, बट तीन चीजों को लिखने का कोई तरीका ही नहीं था कभी भी, चार चीजों को लिखने का कोई तरीका ही नहीं था, पांच चीजों को एक रेशो में लिखने का कोई तरीका ही नहीं था जिनमें कॉमन फैक्टर को गुणा करके कुछ बनाया जा सके। और अभी तक जो ये सरल अनुपात होंगे तो उनका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो कॉमन चीजें होंगी वो सारी कट चुकी होंगी और जो बचेगा वो केवल सरल अनुपात होता है। तो रेशो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्स रेशो, अलग अलग तरीके के रेशो होते हैं, लेकिन अभी आपको इंट्रोडक्शन जानना है। हाँ,
डीपली तो हम इसको कल से ही शुरू करेंगे, थ्योरी वाइज, कॉन्सेप्चुअल वाइज। आज हम इसके बारे में जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इसके, कि यार होता क्या है, क्यों प्रपोर्शन काम में लेते हैं, प्रपोर्शनलिटी का चिन्ह क्या है, क्या किस तरह से रेशो बना, क्या सेटिंग रही, और किस तरह से बांटते हैं, वो सब आज हम सीखेंगे। लमसम वाली बातें जो कि आगे आपको हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा। हाँ, चलिए आइए। तो अगर हम बात ये कहते हैं कि ए अनुपात बी, ए और बी लिखा जा सकता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी को आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी। कभी आपने देखा है? कभी आपने देखा हो तो मेरे को बता दो। कभी देखा है आपने ऐसे लिखता हुआ? नहीं, कभी नहीं देखा। तो इसलिए हमारा रेशो इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। मैंने आपको पहले ही बोला, आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसकी एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर लिमिट के साथ आप उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, चल गया दोबारा। हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है क्या? चले गए सब? आ रही है? ओके। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम जो बताए थे कि भाई अगर आप ए बी सी को तीन अनुपातों को लिख रहे हो तो क्या आप लिख पाओगे? ऐसे नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए रेशो का इजाद किया गया कि आप एक प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो किसी भी तीनों संख्याओं। जैसे कि आप अगर आप कभी भी बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं 12:20, तो इसका आपको सिंपल रेशो बताना है। इसका सरल अनुपात क्या होगा बताइए? 12:20 का सिंपल रेशो क्या होगा? 12:20 का सिंपल रेशो क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि भैया अगर 12:20 का अगर सिंपल रेशो आप ले रहे हो तो आप एक ऐसा कॉमन फैक्टर लोगे जो दोनों में कॉमन हो और उससे काट लोगे, तो 4×3=12 और 4×5=20, 3:5 आपका एक सिंपल रेशो आ जाएगा। 12 रेशो भी सिंपल रेशो नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 12 रेशो भी सिंपल रेशो नहीं कहलाएगा। सिंपल रेशो 3:5 होगा। अंडरस्टैंड? चलिए, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कल को आप ये कहते हैं मेरे से कि सर जी 12 किलोग्राम और 20 लीटर का रेशो बताइए, क्या आप निकाल पाएंगे? क्या रेशो आएगा बताइए? 12:20 ऐसे लिख दिया मैंने कि 12 किलोग्राम है और 20 रेशो है, 20 लीटर है, तो आप इसका रेशो निकालिए। तो आप ये कहेंगे सर ऐसे रेशो नहीं निकाला जा सकता, रेशो नहीं निकल सकता, रेशो नहीं निकल सकता। रीजन आपके सामने क्या है? क्योंकि आपको बताया मैंने कि जब भी कोई रेशो निकलेगा आप सेम यूनिट का ही डिवाइड तो करोगे। आप किलोग्राम को लीटर से कैसे काटोगे? आप न्यूमेरिकल तो निकाल लोगे, लेकिन आपकी जो ये यूनिट्स हैं वो आपको कंपल्शन करेगी कि आप ऐसे नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो आंसर होगा नहीं निकाल सकते, कांट डिटरमाइंड होगा। ठीक है, कभी नहीं निकल सकता। कभी भी हमेशा जिंदगी में याद रखना कि जैसे मान लो ये ए बी सी अगर रेशो है रुपीस का, तो ये रुपीस का ही रेशो रहेगा। अगर ए बी सी ये रेशो है किलोग्राम का, तो तीनों ही यूनिट किलोग्राम की रहेंगी। तो ये ध्यान रखना कि सेम यूनिट में ही रेशो निकाला जाता है, सेम यूनिट में ही रेशो निकाला जाता है, सेम इकाई में ही रेशो निकाला जाता है। ये लिख लीजिए आप। तो अब जैसे मैं अगला आपको क्वेश्चन देता हूं कि कल को मैंने दे दिया सर 200 किलोग्राम और
20,000 ग्राम, इसका रेशो आप निकाल पाओगे क्या? हाँ, जिन यूनिटों में आपस में कन्वर्जन हो सकता है उसमें आप ये ओके कर लोगे आपके, यार हाँ ठीक है, यार ठीक है। बात समझ में आ रही है सर? चलिए, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बताइए कि सर अगर 200 किलोग्राम है तो 200 किलोग्राम को आप क्या लिख दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे, ऑलरेडी आप इसको ग्राम में बदल दोगे, और यहां आप देखोगे कि 20,000 आ रहा है, 4 जीरो से आपकी 4 जीरो चली गई, 10:1 आपका रेशो आ गया, 10:1 आपका रेशो आ गया। अब ये सेम यूनिट में कन्वर्जन किया जा सकता है तो निकाल सकते हो, नहीं किया जा सकता तो नहीं निकाल पाते। अंडरस्टैंड माय डियर? ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, आनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा भी गया है कई बार, जहां पर आपसे बोला गया है कि अगर 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का क्या रेशो होगा, तो आपकी शुद्धता का मापन होता है भाई, इतने कैरेट है, इसमें 100% माना जाता है, इसका 22 वाला होगा करीबन 92% के करीब आपका होता है, तो ये वही कहानी है। तो यहां हम ये कह सकते हैं सर अगर आप 24 कैरेट को ले रहे हो, 22 कैरेट को ले रहे हो, और दोनों ही सेम इसमें है, तो 12:11 ये शुद्धता का मापन है। जैसे कि अगर कभी भी आप 96 ग्राम ये लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 88 ग्राम वो बनेगा एक्चुअल में। हाँ हाँ शुभम, करवाएंगे ना, करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, यूपीपी की बुक भी बन रही है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बता दीजिए कि बोले सर यस सर आ चुकी है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पर मैप का, मैप मतलब होता है नक्शे पर, नक्शे नक्शे पर रेशो को लिखना, एक स्केल स्केल निकालना होता है इसमें। अब मेरे को ये डर लगता है इस बात में समझाने में, हाँ, कि कल फिर बच्चे आएंगे, बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, है ना, मैंने मैसेज गलत कर दिया और करते ही लाइट आ गई, ठीक है। तो एक मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो इसी से रिलेटेबल है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, फिर यहीं से कल शुरू करेंगे। जैसे कि स्केल दे दिया मैंने 1:20,000, और 1:20,000 दे दिया, तो मैंने ये बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो बताइए 7,000 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? ये एक स्केल वाला मापन है। हाँ, तो ये स्केलिंग है, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूं कि कभी भी स्केल होता है ना, 1:20,000 लिखा रहता है, वैसे सेंटीमीटर में बात की गई है, तो आप क्या कहोगे अगर ये भी सेंटीमीटर में है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 20,000 भी सेंटीमीटर में ही होगा? हाँ या ना में जवाब दे दो यार। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट समझाया था ना कि रेशो अगर लिखा हुआ है तो सेम यूनिट में होंगे। अब चाहो तो आप इसको किलोमीटर मान लो, तो ये भी किलोमीटर में, लेकिन मुझे तो कन्वर्जन दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर को मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां 1 सेंटीमीटर से मतलब है, और 1 सेंटीमीटर मेरे पास अगर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर ये हो गया कितना किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर, क्योंकि 1000 का भाग दे दूंगा इसमें, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब 1 सेंटीमीटर की जो मैपिंग आ रही है वो 0.2 किलोमीटर के बराबर आ रही है, इस स्केल से, इस पैमाने से 1 सेंटीमीटर की जो मैपिंग है वो 0.2 किलोग्राम के बराबर है। तो भैया 7,000 सेंटीमीटर की मैपिंग क्या होगी, तो यहां 7,000 से गुणा कर दो। अब जैसे ही 7,000 से गुणा करोगे मामला सेट कर देते हैं अपन, पॉइंट खत्म, 1,400 किलोमीटर आ गया। कैसा लगा मेरे दोस्तों? 1,400 किलोमीटर। तो ये
कॉन्सेप्ट स्केलिंग का है, कल हम इसे और भी इलेबोरेट करेंगे। अभी 11 बजे हम कैच द मैथ में मिलने वाले हैं। आपसे माफी चाहता हूं, लाइट जाना अपने हाथ में नहीं रहता है। एक्चुअल में इन्वर्टर में खराबी आ चुकी है, वरना कभी दिक्कत आती नहीं थी ऐसी, है ना। तो यही चीजें चलती रहती हैं, तो यही काम है ना। चीजें बनेंगी तो खराब भी होंगी। ठीक है भैया, चलिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको पसंद आया हो, जितना भी अभी छोटा मोटा सीखा है। कल फ्रेश तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे 11 बजे। टेक केयर, बाय बाय।